प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर लोकेंद्र कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर हिंदी श्री गोविंद गुरु राजकीय महाविद्यालय बांसवाड़ा, अपने यूट्यूब चैनल अंतर्गत आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। प्रिय विद्यार्थियों, भोर का तारा भाग 2 में हमने देखा था कि इस एकांकी में शेखर और माधव दो मित्र हास परिहास कर रहे हैं और उसी बीच माधव शेखर को सूचना देता है कि उज्जैनी के सम्राट स्कंदगुप्त ने उन्हें राज दरबार में आमंत्रित किया है और वे उन्हें उनका राजकवि पद सुशोभित करवाना चाह रहे हैं। यह सब कुछ संभव हुआ शेखर की प्रेसी छाया के कारण। छाया ने बहुत सुंदर गीत राज दरबार में प्रस्तुत किया और इनाम के बदले शेखर के लिए राजकवि का पद मांगा, क्योंकि उस गीत की रचना शेखर ने की थी। यह सब कुछ अनायास होता है और शेखर उस पर विश्वास नहीं कर पाते हैं। साथ ही माधव ने उन्हें सूचना प्रदान की कि छाया के भाई देवदत्त जो कि मंत्री हैं, वे और माधव स्वयं तक्षशिला जा रहे हैं और उसके पश्चात माधव कहते हैं कि जब तुम राज दरबार की शोभा बढ़ाओगे तो तुम्हारे और छाया के मिलन में कोई बाधा शेष न रहेगी। अब उससे आगे शेखर कहता है, मैं कोई इन बातों की परवाह करता हूँ माधव? और फिर शेखर, मैं परवाह करता हूँ फूल की पंखुड़ियों पर जगमगाती हुई ओस की संध्या में सूर्य की किरणों को अपनी गोदी में समेटने वाले बादल की टुकड़ी की, सुबह को आकाश के कोनों पर टिमटिमाने वाले सितारों की। अर्थात माधव कहते हैं कि अब तुम्हें अपनी जीवनचर्या में सुधार करना होगा, अब तुम्हें अपने घर को व्यवस्थित करना होगा। ये कागज, ये टूटी चटाई, ये फटे हुए वस्त्र, ये सब लापरवाही तुम्हें छोड़नी होगी। शेखर कहता है कि मुझे तो फूल पत्ती, प्रातःकालीन दृश्य, इन सभी की परवाह रहती है, मैं इनकी परवाह नहीं करता हूँ। तब माधव इसी बात को एक और भावधारा की ओर ले जाते हैं, एक मोड़ देते हैं और कहते हैं कि एक चीज रह गई। शेखर, क्या? तो माधव कहते हैं कि जिसे तुम दिन में वृक्षों के नीचे फैली देखते हो और जिसे तुम दर्पण में देखते हो, जिसे तुम हमेशा अपने पास रखना चाहते हो। अब शेखर यहाँ पर मुस्कुराते हैं और कहते हैं, हाँ मुझे पता है तुम छाया की बात कर रहे हो। इस प्रकार यहाँ पे पर्दा गिरता है। अब जो दृश्य प्रारंभ हो रहा है, उस दृश्य में अब शेखर और छाया का विवाह हो चुका है। अब देखिए, हमने प्रथम भाग में देखा था कि प्रायः पुरुष होते हैं, वह चीज़ों के प्रति अस्त व्यस्त नजरिया रखते हैं और वे संभाल करके नहीं रखते हैं। अब शेखर की गृह स्वामिनी छाया है और छाया ने उनके घर को बहुत व्यवस्थित कर दिया है। अब वहाँ पर सुव्यवस्थित तरीके से तख्त रखा हुआ है, वहाँ पर चटाई है, वहाँ बहुत अच्छे तरीके से वस्त्र रखे हुए हैं और इस प्रकार उस घर का जो परिदृश्य है वह पूरी तरह से बदल चुका है। छाया सौंदर्य की प्रतिमा, चांचल्य, उन्माद और गांधीर्य का स्त्री सुलभ सम्मिश्रण और गृहस्वामिनी है और उसने आते ही शेखर के जीवन को बदल दिया है और वह गीत गा रही है और उसके गीत की कुछ पंक्तियां इस प्रकार हैं। प्यार की है क्या पहचान, चांदनी का पाकर नव स्पर्श, चमक उठते पत्ते नादान, पवन को परस सलील की लहर, नित्य में हो जाती लयमान, सूर्य का सुन कोमल पदचाप, फूट उठता चिड़ियों का गान, तुम्हारी तो प्रिय केवल याद, जगाती मेरे सोए प्राण,
प्यार की है क्या यह पहचान। इस प्रकार प्रकृति के सौंदर्य को उन्होंने अपने गीत के बोल बनाए और एक सुंदर से गीत की रचना करते हुए छाया ने यहाँ पर स्वरबद्ध किया है। तभी वहाँ पर शेखर का प्रवेश होता है। शेखर के आते ही छाया एकदम से चौंक करके खड़ी रह जाती है और तब शेखर कहते हैं कि मैं तुम्हें एक सुंदर सी कहानी सुनाता हूँ। और वो कहानी कुछ इस प्रकार थी कि एक कवि के दरबार में एक युवक है, वह बहुत सुंदर वहाँ पर गाता है, परंतु गाता है, कविताएं करता है, लेकिन उसकी एक शर्त होती है कि वह राजा के समक्ष प्रातः काल में ही गाता है। राजा ने इस रहस्य को जानना चाहा कि ऐसा आखिर क्यों। राजा ने भेष बदला और जा करके देखा तो प्रातः काल में वहाँ से एक बहुत सुंदर कोमल सा स्वर लहरियाँ बिखर रही थी और वह युवक उसको बद्ध कर रहा था और वही उसे दरबार में प्रस्तुत कर रहा था। अर्थात उस जो युवक है, जो कवि है, उसकी प्रेरणा उसकी पत्नी है, उसका मधुर कंठ है, उसका कोमल गान है। और यहाँ फिर शेखर रहस्यमय तरीके से छाया के समक्ष अपनी बात को प्रस्तुत करना चाह रहे हैं और छाया बहुत सुंदर तरीके से उसे अपनी बात को कहती है। छाया कहती है, राजा को ये मालूम हो गया कि उस गायिका के स्वर में ही उस कवि की कविता थी। और इस प्रकार शेखर ने यहाँ पर स्पष्ट कर दिया कि उसके पीछे उसकी प्रेरणा के रूप में स्वयं छाया है। अर्थात छाया का साथ मिलने पर शेखर का मानना है कि वो बहुत सुंदर कविताएं कर पा रहा है, वह राज दरबार की शोभा बढ़ा पा रहा है, वह राजा को प्रसन्न कर पा रहा है। यहाँ पर हम स्त्री स्वभाव को देखते हैं कि प्रत्येक पुरुष के जीवन में एक स्त्री होती है और वह स्त्री अमूमन पत्नी के रूप में होती है। यद्यपि माँ, बहन, बेटी भी होती हैं, लेकिन जब पुरुष विवाहित हो जाता है तो उसके जीवन में उसकी पत्नी का प्रवेश होता है और वह अपने नज़रिए से अपने पति के नज़रिए को मिलाते हुए एक मार्ग उसके लिए खोजती है। अर्थात प्रत्येक पुरुष की सफलता में हमने सुना है कि एक स्त्री का हाथ होता है। शेखर की प्रेरणा, शेखर के जीवन में भी छाया का हाथ है, शेखर की सफलता में भी छाया का हाथ है। और इसीलिए शेखर कहते हैं कि तुम ही बताओ, तुम्हारे गान, तुम्हारी प्रेरणा, तुम्हारे प्रेम के बिना मेरी कविता क्या होती, तुम ही तो मेरी कविता हो। यहाँ शेखर स्पष्ट रूप से स्वीकार करते हैं कि उसके जीवन में छाया का बहुत बड़ा भूमिका निर्वहन है और छाया के कारण ही वह इतनी सुंदर कविता कर पा रहे हैं। लेकिन छाया ने बहुत गंभीरता से और उल्हाना भरे स्वर में कहा कि प्रत्येक पुरुष के लिए स्त्री कविता है। शेखर समझ नहीं पाते हैं, वो कहते हैं क्या मतलब तुम्हारा। छाया ने यहाँ पर बहुत सुंदर पंक्तियाँ कही हैं, मैं उसी पंक्ति को यहाँ पर आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। कविता तुम्हारे सुने दिलों में संगीत भरती है, स्त्री भी तुम्हारे उबे हुए मन को बहलाती है। पुरुष जब जीवन की सूखी चट्टानों पर चढ़ता चढ़ता थक जाता है तब सोचता है चलो थोड़ा मन बहलाव ही कर ले। स्त्री पर अपना सारा प्यार, अपने सारे अरमान निछावर कर देता है, मानो दुनिया में और कुछ हो ही न। और उसके बाद चांदनी बीत जाती है, जब कविता भी नीरव हो जाती है तब पुरुष को चट्टानें फिर बुलाती हैं और वह ऐसे भागता है मानो पिंजड़े से छूटा हुआ पंछी। और स्त्री के लिए फिर वही अंधेरा, फिर वही सुनापन। छाया ने यहाँ पर बहुत गंभीर बात कह दी है कि पुरुष की सफलता में स्त्री का बहुत बड़ा महत्व होता है। वह पुरुष को दिशा प्रदान करती है, वह पुरुष की राह में आई रुकावट या बाधाओं को दूर करती है, वह पुरुष के जीवन में प्रातःकालीन दृश्य के समान उसके जीवन में भी उषा काल लाती है। वह पुरुष की निराशा और हताशा को हर लेती है। वह पुरुष जब थक जाता है, जब हार जाता है,
उस समय उसकी प्रेरणा बनती है, उसके 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 जीवन में वह आशा का संचार करती है। और यदि उससे कुछ भूल हो जाती है तो वह उसका साथ देती है, उसे फिर से जीवन जीने की शक्ति देती है, उसे साहस देती है, उसे हिम्मत देती है, उसे ताकत देती है। उसके जीवन में उजले पक्ष का फिर से आगमन होता है, शुभागमन होता है। वह फिर से अपनी दिशाओं को प्राप्त करने में लग जाता है, वह अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने में लग जाता है। और उसके पश्चात स्त्री के जीवन में फिर से अंधकार और सूनापन आ जाता है। यह बहुत गंभीर बात छाया ने कह दी। शेखर मंद स्वर में कहता है, छाया तुम मेरे साथ अन्याय कर रही हो। छाया, एक दिन तुम मुझे भी ऐसे छोड़कर न चले जाओगे। यहाँ पर छाया और शेखर के बीच में जीवन के एक सत्य को प्रकट किया गया है कि जब पुरुष बहुत ज़्यादा सफलता प्राप्त कर लेता है तो फिर वह अपनी प्रेरणाओं को भूल जाता है। यह पुरुष का कठोर स्वभाव है। और छाया ने यहाँ पर यही इंगित करने का प्रयास किया है। एकांकीकार जगदीश चंद्र माथुर यहाँ पर एक मनोविज्ञानी की भांति मानव व्यवहार को प्रकट कर रहे हैं। और शेखर यहाँ पर छाया को विश्वास दिलाते हैं कि मैं तुम्हें छोड़ करके कहीं नहीं जाने वाला हूँ। और इस प्रकार शेखर ने छाया को विश्वास दिला दिया। और उस विश्वास के साथ में ही अब शेखर एक रहस्य को उसके सामने प्रकट करना चाहते हैं। और शेखर कहते हैं कि आज मैं तुम्हें कोई विशेष बात बता रहा हूँ, एक ऐसा भेद जो मैंने तुमसे छुपा करके रखा है। छाया कहती है कि सामान्य तुम रोज कोई ना कोई रहस्य मेरे सामने प्रकट करते हो, उसमें कोई नई बात नहीं है। पर शेखर कहता है कि नहीं, तुम उस दुशाले को उठाओ। और जैसे ही उस दुशाले को उठाती है तो वहाँ पर एक सुंदर सा रचित ग्रंथ पड़ा है। और उस रचित ग्रंथ का विषय है भोर का तारा। अब छाया को बहुत आश्चर्य होता है कि उसकी वहाँ पर उपस्थिति में भी वह उस ग्रंथ के विषय में न जान पाई। बहुत प्रसन्नतापूर्वक कहती है कि ये भोर का तारा जो काव्य है वह तुमने कब रचा, इसकी रचना कब की, वो तो जान ही न सकी। तब शेखर कहता है कि छाया, तुम्हें याद है उस दिन की जब माधव के साथ में तुम्हारे भाई देवदत्त से मिलने इसी भवन में आया था। छाया कहती है, उस दिन को कैसे भूल सकती हूँ शेखर। उसी दिन तो भैया को तक्षशिला जाने की आज्ञा मिली थी। उसी दिन तो उन्होंने तुम्हें और मुझे माताजी का वह पत्र दिखाया था जिसने हम दोनों को सर्वदा के लिए बांध दिया। शेखर कहता है, हाँ छाया, उसी दिन मैंने इस महाकाव्य को लिखना आरंभ किया था और आज वह समाप्त हो गया। इस प्रकार छाया के सामने वह रहस्य आता है कि शेखर भोर का तारा नामक उस महाकाव्य को पूर्ण कर चुके हैं। शेखर की इस बात को छाया अपनी प्रेम की स्मृतियों के रूप में लेती है और छाया कहती है, शेखर, यह हमारे प्रेम की अमर स्मृति है। शेखर इस भोर का तारा महाकाव्य को मांगते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, इस प्रकार शेखर और छाया की प्रेम की निशानी ये भोर का तारा नामक महाकाव्य शेखर यहाँ पर पूर्ण करते हैं। आज के इस प्रकरण में हम भोर का तारा महाकाव्य की रचना तक ही देखेंगे। इसके पश्चात अन्य कड़ी में हम इससे आगे की एकांकी का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे। यदि आपको आज का यह प्रकरण पसंद आया है तो इसे लाइक कीजिए, अपने सहपाठियों के मध्य इसे शेयर कीजिए और लिंक पाने के लिए सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।